परिचय। कल रॉय बहुत प्रसन्न था क्योंकि वो अपने परिवार के साथ एक पिकनिक पर जा रहा था। वे सभी सहज गति से यात्रा कर रहे थे कि अचानक उनके रास्ते में एक कुत्ता आ गया और उसके पिता ने तेजी से ब्रेक लगाए। उन सभी ने एक झटका अनुभव किया और वे आगे को गिर पड़े। तब रॉय ने अपने पिता से पूछा कि ब्रेक लगाए जाने पर हम सभी आगे की ओर क्यों गिर गए? तब उसके पिता ने उत्तर दिया कि यह हमारे शरीर के जड़त्व के कारण हुआ। इसका अर्थ है कि कार रुकने के समय शरीर अपने जड़त्व के कारण गतिमान रहा। आइए अब जड़त्व तथा गति के नियमों के बारे में और अधिक सीखें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: अरस्तु की भ्रामकता को समझना, जड़त्व के नियम को परिभाषित करना, न्यूटन के गतियों के नियम को परिभाषित करना, आवेग को परिभाषित करना, संवेग संरक्षण के नियम को समझना, किसी कण की साम्यावस्था की गणना करना, यांत्रिकी में सामान्य बलों को समझना, वर्तुल यानी वृत्तीय गति को परिभाषित करना और यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना। अरस्तु की भ्रामकता। यूनानी विचारक अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु को गतिमान बनाए रखने के लिए एक बाह्य बल आवश्यक होता है। एक खिलौना गाड़ी विराम अवस्था में है। जब एक बालक गाड़ी से जुड़े हत्थे को पकड़कर खींचता है तो गाड़ी गतिमान हो जाती है, और जब बालक गाड़ी का हत्था छोड़ देता है तो गाड़ी विराम अवस्था में आ जाती है। अब अरस्तु के अनुसार गाड़ी इसलिए विराम अवस्था में आ जाती है क्योंकि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, लेकिन वास्तव में गाड़ी इसलिए विराम अवस्था में आ जाती है क्योंकि पृष्ठ से लगने वाला घर्षण बल गाड़ी की गति का प्रतिरोध करता है। जड़त्व का नियम। किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह गुण होता है जिसके द्वारा ये अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का या किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु की एक समान गति का प्रतिरोध करती है। किसी वस्तु का जड़त्व इसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु का वेग तब तक निश्चित रूप से बना रह सकता है जब तक उस पर कोई त्वरण या मंदन कार्य ना करे। ऐसी दशा केवल समतल तलों पर प्राप्त की जाती है जहां घर्षण के बल को न्यून किया जाता है। आइए एक उदाहरण देखें। नीचे को ढाल युक्त तल की स्थिति में त्वरण का एक कारण पहले से उपस्थित रहता है। ऊपर को ढाल युक्त तल की स्थिति में मंदन का एक कारण पहले से उपस्थित रहता है। क्षैतिज तल की स्थिति में नियत गति होती है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि कोई बाह्य बल उसे अन्य रूप में व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं करता। यदि किसी वस्तु पर नेट बाह्य बल शून्य हो तो इसका त्वरण शून्य होगा। वस्तु पर नेट बाह्य बल न होने की स्थिति में त्वरण शून्य नहीं हो सकता। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। पहले हम सभी संवेग के बारे में बात करेंगे। किसी वस्तु का संवेग इसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। P बराबर m गुणा v। ये एक सदिश राशि है। संवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कहता है कि किसी पिंड पर कार्य करने वाला नेट बाह्य बल इसके संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका समीकरण
निम्न रूप में दिया गया है। यू मीटर प्रति सेकंड के वेग से आरंभ में गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड पर विचार करें, जिस पर F न्यूटन का बल लगाए जाने पर t समय के बाद इसका वेग v मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तब न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर mv घटा mu बटे t, F बराबर ma, जहां a पिंड में उत्पन्न त्वरण है। अतः पिंड पर कार्य करता नेट बाह्य बल इसके द्रव्यमान तथा इसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। उदाहरण, आइए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का एक उदाहरण देखें। एक 8 किलोग्राम द्रव्यमान पर कार्य करता नियत बल 25 सेकंडों में इसकी चाल को 2 मीटर प्रति सेकंड से 3.8 मीटर प्रति सेकंड में बदल देता है। यदि पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहे तो बल के परिमाण एवं दिशा की गणना करें। आइए इसका हल देखें। दिए गए मान हैं m बराबर 8 किलोग्राम, u बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर 3.8 मीटर प्रति सेकंड, t बराबर 25 सेकंड, f बराबर ma बराबर m v घटा u बटे t बराबर 8 3.8 घटा 2 बटे 25। बल बराबर 0.58 न्यूटन। क्योंकि गति की दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ है बल्कि वेग का परिमाण बढ़ा है, इसलिए बल गति की दिशा में ही कार्यरत होगा। आवेग। आवेग को किसी पिंड पर एक अल्प समय काल के लिए कार्य करने वाले बल के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। आवेग बल तथा समय अंतराल के गुणनफल के बराबर होता है। I बराबर F गुणा T। यदि पिंड का संवेग T समय में P1 से P2 परिवर्तित होता है तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर P2 घटा P1 बटे T। आवेग I बराबर P2 घटा P1 बटे T गुणे T। I बराबर P2 घटा P1। I बराबर डेल्टा P। आवेग पिंड के संवेग में परिवर्तन के भी बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है तथा इसकी दिशा संवेग में परिवर्तन के समान होती है। न्यूटन का गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया का परिमाण समान होता है, दिशाएं विपरीत होती हैं और वे भिन्न पिंडों पर कार्य करती हैं। पतवार की सहायता से एक नाव खेता व्यक्ति भूमि पर उछलती गेंद न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। पिंडों A और B के एक युग्म पर विचार करें, तब FAB बराबर घटा FBA। दोनों पिंडों के बीच अंतर क्रिया में संलग्न दो बलों में से एक क्रिया बल कहा जा सकता है, दूसरे बल को प्रतिक्रिया बल कहा जा सकता है। संवेग का संरक्षण। वियुक्त निकाय। किसी निकाय को वियुक्त कहा जाता है यदि निकाय व परिवेश के बीच द्रव्यमान तथा ऊर्जा का कोई विनिमय नहीं हो। संवेग संरक्षण के अनुसार किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वियुक्त निकाय का कुल रैखिक संवेग समान या संरक्षित बना रहता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के उपयोग द्वारा व्याख्या। जहां कोई बाह्य बल नहीं है, F बराबर 0, तो dP बटे dt बराबर 0। P बराबर स्थिरांक, mv बराबर स्थिरांक, m1v1 बराबर m2v2। न्यूटन के गति के
तृतीय नियम के उपयोग द्वारा व्याख्या। M1 तथा M2 द्रव्यमानों के दो कणों से बने एक वियुक्त निकाय पर विचार करें। निकाय का कुल द्रव्यमान है M बराबर M1 जमा M2। माना कि निकाय पर एक बल F प्रयुक्त किया गया है, जिसके कारण M1 और M2 पर क्रमशः F1 और F2 कार्य करते हैं। यदि वियुक्त निकाय पर कार्य करने वाला कोई बाह्य बल नहीं है, F बराबर 0, d बटे dt, P बराबर 0, P बराबर स्थिरांक अथा रैखिक संवेग के संरक्षण का नियम सिद्ध होता है। किसी कण की साम्यावस्था। जब किसी पिंड जिस पर बल कार्य करता है उसकी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो पिंड साम्यावस्था में कहलाता है। संगामी बल वे बल होते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक सार्वनिष्ठ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। आकृति में 4 संगामी बल F1, F2, F3 तथा F4 दर्शाए गए हैं, जिनकी क्रिया रेखाएं O पर प्रतिच्छेद करती हैं। साम्यावस्था में कोई पिंड विरामावस्था में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। संगामी बलों की क्रिया के अंतर्गत किसी पिंड के साम्यावस्था में होने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि कार्य करने वाले सभी बलों का सदिश योग 0 होना चाहिए। लेमी का नियम। यदि किसी पिंड पर कार्यरत 3 संगामी बल इसे साम्यावस्था में रखते हैं तो प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। माना कि F1, F2 तथा F3 साम्यावस्था में 3 संगामी बल हैं, तब लेमी के नियम के अनुसार F1 बटे साइन अल्फा बराबर F2 बटे साइन बीटा बराबर F3 बटे साइन गामा। यांत्रिकी में सामान्य बल। यांत्रिकी में हमारा सामना अनेक प्रकार के बलों से होता है। यांत्रिकी में मुख्य संपर्क बल घर्षण कहलाता है। घर्षण, इसे एक विरोधी बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संपर्क वाले 2 पृष्ठों के बीच तब उत्पन्न होता है जब एक पिंड अन्य पिंड के पृष्ठ पर सरकती या लुढ़कती है या ऐसा करने के लिए प्रवृत्त होती है। ये दोनों पिंडों के संपर्क पृष्ठों पर स्पर्श रेखीय कार्य करता है तथा न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। सीमित घर्षण। संपर्क में 2 पिंडों के बीच घर्षण का बल जब एक पिंड अन्य पिंड के पृष्ठ पर सरकना शुरू करने की स्थिति में होता है। स्थैतिक घर्षण। संपर्क में 2 पिंडों के बीच घर्षण का बल जो उससे पूर्व होता है जब वास्तव में कोई पिंड किसी अन्य पिंड के पृष्ठ पर चलना शुरू करता है। गतिज घर्षण। संपर्क में 2 पिंडों के बीच घर्षण का बल जब एक पिंड अन्य पिंड के पृष्ठ पर गतिमान होता है। लोटनी घर्षण। इसे ऐसे घर्षण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो तब उपस्थित होता है जब पिंड जैसे कि वलय, चकती, गोला या बेलन अन्य पिंड के पृष्ठ पर लुढ़कते हैं या ऐसा करने को प्रवृत्त होते हैं। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। घर्षण एक अनिवार्य बुराई है। घर्षण सदैव गति का विरोध करता है और घर्षण से छुटकारा पाने के लिए ऊर्जा व्यय होती है, लेकिन साथ ही ये अनिवार्य भी है क्योंकि ये हमें चलने, वस्तुओं को चलाने तथा शक्ति का प्रेषण करने में सहायता प्रदान करता है। घर्षण कम करने के उपाय। 2 संपर्क पृष्ठों के बीच घर्षण गुणांक का मान कम करते हुए घर्षण को घटाया जा सकता है। इसे निम्नांकित तरीकों से किया जा सकता है: पॉलिश करके, ल्यूब्रिकेंट्स के उपयोग द्वारा चिकना करके, सर्पी को लोटनी में परिवर्तित करके।
वृत्तीय या वर्तुल गति। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर चलता है तो इसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है, और यदि कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर नियतांक चाल से घूमता है तो इसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। पिंड पर बल निम्न रूप में व्यक्त है। F बराबर ma बराबर mv वर्ग बटे r। यह सदैव वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर निर्दिष्ट होता है, इसलिए इसे अभिकेंद्र बल कहा जाता है। क्षैतिजिक वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण निम्नवत हैं। किसी समतल सड़क पर वृत्तीय मोड़ लेने वाला वाहन। जब कोई वाहन किसी समतल सड़क पर वृत्तीय मोड़ लेता है तो वाहन के टायरों तथा सड़क के बीच घर्षण का बल वाहन को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। वह अधिकतम चाल जिससे एक वाहन r त्रिज्या का वृत्तीय मोड़ ले सकता है निम्न प्रकार व्यक्त है। F बराबर ma बराबर mv वर्ग बटे r। v बराबर वर्गमूल म्यू rg, जहां v बराबर वाहन की चाल, म्यू बराबर घर्षण गुणांक। सड़कों की बैंकिंग। पहाड़ी क्षेत्रों में वृत्तीय मोड़ काफी अधिक और तीव्र होते हैं, इसलिए सड़कों को इस प्रकार बनाया जाता है कि उनका बाहरी किनारा आंतरिक किनारे की अपेक्षा इस प्रकार थोड़ा सा उठा हुआ होता है कि पर्याप्त अभिकेंद्र बल प्रदान किया जा सके। यदि किसी तिरछी सड़क पर वाहन v चाल के साथ r त्रिज्या का मोड़ लेता है तो tan थीटा बराबर v वर्ग बटे rg, जहां थीटा बैंकिंग का कोण है। साइकिल सवार का झुकना। भूमि पर वृत्ताकार मोड़ लेता हुआ साइकिल सवार स्वयं को सदैव ऊर्ध्व झुका लेता है ताकि वो स्वयं को पर्याप्त अभिकेंद्र बल प्रदान कर सके। यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना। यांत्रिकी में सामान्य समस्या को हल करने के लिए हमें निम्न चरणों का उपयोग करना चाहिए। चरण 1, एक आरेख बनाएं। चरण 2, संयोजन के किसी सुविधाजनक भाग को निकाय के रूप में चुनें। चरण 3, एक पृथक आरेख खींचें जो निकाय तथा पिंडों के संयोजन के शेष भागों द्वारा निकाय पर आरोपित सभी बलों को सम्मिलित करके दर्शाता हो। चरण 4, इस आरेख में बलों के बारे में वही सूचनाएं सम्मिलित करें जो या तो आपको दी गई हों या जिनके बारे में आप निश्चित हों। चरण 5, यदि आवश्यक हो तो संयोजन से किसी अन्य निकाय के लिए भी यही विधि अपनाएं। क्या आप जानते हैं सर आइजक न्यूटन का जन्म 1642 में हुआ। उसी वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई थी। उनका जन्म एक निर्धन कृषक परिवार में हुआ। वे 1661 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए भेजे गए। 1665 में न्यूटन ने सेब गिरने की घटना का अवलोकन किया। इस सरल घटना ने न्यूटन को गुरुत्व का संबंध चंद्रमा को उसकी कक्षा में रखने वाले बल से जोड़ने की संभावना की खोजबीन के लिए प्रेरित किया। इससे अंततः उन्होंने गुरुत्व के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया। एक डाइन बल वह बल होता है जो 1 ग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण उत्पन्न करता है। बल का 1 ग्राम भार वो बल होता है जिससे 1 ग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है। बल समय ग्राफ का क्षेत्र किसी दिए गए समय में दिए गए बल के आवेग का परिमाण प्रदान करता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। गुरुत्व एक प्राकृतिक परिघटना है
जो भौतिक पिंडों को उनके द्रव्यमानों के समानुपाती बल से आकर्षित करती है। किसी पिंड का जड़त्व इसका वो गुण होता है जिसके द्वारा ये बाह्य बल की अनुपस्थिति में पिंड की विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार हर चीज निरंतर अपनी विरामावस्था या एक सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहेगी यदि इस पर कार्य करने वाला कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड पर कार्य करने वाला नेट बाह्य बल इसके संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेग को किसी पिंड पर बल के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है जो इस पर अल्प समय अंतराल के लिए कार्य करता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी पृथक्कृत निकाय का कुल रैखिक संवेग समान या संरक्षित बना रहता है। जब किसी पिंड की विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता जिस पर कि बल कार्य करते हैं तो वो पिंड साम्यावस्था में कहलाता है।